पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम बिल्कुल जैम हुआ हुआ है। तकरीबन 26 लाख केसेस डिफरेंट कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, जिनमें से 90% तो ट्रायल कोर्ट्स पर हैं। तकरीबन 4 लाख कोर्ट्स हायर केसेस पर हैं। इसमें 90,000 टैक्स रिलेटेड केसेस हैं, जिसमें तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रुपीस की वैल्यू आज तक स्टक हुई हुई है डिस्प्यूट्स में। आप इमेजिन करें, अगर ये पांचों के पांचों स्टेप्स को हम डिजिटाइज कर लें तो जो केसेस साल हर साल चलते हैं, अपने जुडिशल सिस्टम को इम्प्रूव किया and they all saw a massive increase in their economic output. Assalamu alaikum and welcome to Pakistan and Counting. मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर डिजिटल पाकिस्तान सीरीज़। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम बिल्कुल जैम हुआ हुआ है। तकरीबन 26 लाख केसेस डिफरेंट कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, जिनमें से 90% तो ट्रायल कोर्ट्स पर हैं। तकरीबन 4 लाख कोर्ट्स हायर केसेस पर हैं। इसमें 90,000 टैक्स रिलेटेड केसेस हैं, जिसमें तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रुपीस की वैल्यू आज तक स्टक हुई हुई है डिस्प्यूट्स में। कुछ प्रॉपर्टी के केसेस हैं जो कि 1960 से चलते आ रहे हैं एंड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान 142 मुल्कों में से 129वें नंबर पर है। टू अंडरस्टैंड कि जुडिशरी के चैलेंजेस क्या हैं, पहले इसका लैंडस्केप समझते हैं। पाकिस्तान में 4 तरह के कोर्ट्स हैं। पहले जिनको लोअर कैट कोर्ट्स कहते हैं वो हैं सिविल कोर्ट्स, जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या फैमिली डिस्प्यूट्स, डिवोर्स से रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं। इसके ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट या सेशन जजेस। इसमें सिविल कोर्ट्स की अपील्स होती हैं और फिर क्रिमिनल केसेस यहाँ पर जाते हैं। फिर इसके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट्स। हर प्रोविंस का हाई कोर्ट है। इसमें जो सेशन कोर्ट्स की अपील्स हैं वो आती हैं। फिर इलेक्शन के डिस्प्यूट रिलेटेड कुछ मैटर्स हों वो आते हैं, या कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं वो हाई कोर्ट्स में आते हैं। इनके ऊपर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसमें हाई कोर्ट की अपील्स आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के केसेस को सुना जाता है, और अगर कोई स्पेसिफिक केसेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रेफ़र करें तो उसकी हेयरिंग होती है, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट खुद किसी चीज़ पर सो मोटो एक्शन ले। ना पाकिस्तान में सिर्फ 4,000 जज हैं फॉर 240 मिलियन पीपल। दैट कम्स टू 1.6 जज फॉर एवरी 100,000 पीपल, यानी लाख लोगों पे 1.6 जजेस। नाउ ग्लोबल एवरेजेस रेंज करती हैं लाख लोगों पर 6 से 10 जजेस की, और यूरोपियन यूनियन में ये एवरेज 18 की है। देयर इज ऑफ कोर्स अ क्लियर शॉर्टेज ऑफ जजेस। लेकिन साथ साथ यहाँ पर प्रोसेस के बहुत चैलेंजेस हैं, खास तौर पे 5 की स्टेप्स पे। पहली बात तो जब केस की फाइलिंग है वो मैनुअली होती है, बहुत पेपर इंटेंसिव प्रोसेस है। इसकी कोई स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट नहीं है। जब आप अपना प्रोसेस फाइल कर रहे होते हैं, यू हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एंड डिपेंडिंग कि आपका वकील कौन है, उस वकील की रिलेशनशिप्स क्या हैं, ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो सकता है या बिल्कुल स्मूथ नहीं हो सकता। फिर इसकी मल्टीपल पेमेंट्स आपको सबमिट करानी होती हैं, डिफरेंट जगहों से स्टैम्प्स लगवाने होते हैं, फ़ीस देनी होती हैं, एंड देन ऑफ कोर्स ये प्रोसेस भी थोड़ा सा करप्शन का शिकार है। सेकंड चीज़ है हेयरिंग। हेयरिंग का प्रोसेस प्रॉब्ली सबसे कॉम्प्लेक्स और टूटा हुआ है, और कुछ केसेस में अप टू 40 हेयरिंग्स चलती हैं और साल साल चलती रहती हैं। पहले तो इसमें कोई प्रायोरिटाइजेशन का मैकेनिज्म नहीं है कि किस केस की हेयरिंग पहले लगनी चाहिए। थोड़ा सा ये रैंडमली चल रहा है इन लार्ज मैटर्स। फिर स्केजुलिंग, आपको आखिरी वक्त तक नहीं पता होता कि आपकी हेयरिंग कब होगी। फिर अजर्नमेंट का बहुत बड़ा कल्चर है। लॉयर्स या जजेस या प्लेंटिव्स या डिफेंडेंट्स कभी नो शो कर देते हैं, तो देयर इज़ नो क्लियर सिस्टम ऑफ इन्फॉर्मिंग अ डे बिफोर और इवन द मॉर्निंग ऑफ कि जी ये साहब या ये एक पार्टी नहीं आएगी और अजर्नमेंट हो जाएगी। अच्छा, फिर जब अजर्नमेंट अगर हो जाती है कभी, तो इसके बाद आपको ये नहीं बताया जाता कि अगली हेयरिंग कब होगी। यू हैव नो आइडिया कि वो अगले दिन है, 1 महीने बाद है, 6 महीने बाद है। देयर इज़ नो प्रोसेस। इसके साथ साथ जब तक आप हेयरिंग पर पहुंचते हैं, अक्सर तो जो आपने कुछ फाइल्स वगैरह जमा कराई होती हैं, अक्सर वो कोर्ट में मौजूद नहीं होती, एंड पीपल ऑफन हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू द अदर टू गो फॉर अ हेयरिंग एंड देन टू फाइंड आउट कि फॉर सम रीज़न और द अदर एडजर्नमेंट हो गई है। इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है एविडेंस का, वो भी बिल्कुल ब्रोकन है। पहले तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है बिटवीन द टाइप ऑफ एविडेंस विच इज़ फिजिकल या वो टाइप ऑफ एविडेंस जो कि पूरा डिजिटली या सिर्फ पेपर के ज़रिए दिए जा सकता है। इसके अलावा जो एविडेंस का जो स्टोरेज का सिस्टम है वो भी काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, और एविडेंस की जो स्क्रूटनी है, चाहे वो फिजिकल एविडेंस की है या ख़ास तौर पे जो पेपर एविडेंस की है, वो आज भी मैनुअल तरीके से हो रही है। 5वीं चीज़ है पेमेंट्स के, चाहे कोर्ट्स की
इनबाउंड पेमेंट्स है, आपने फ़ीस चालान जमा कराने या कोर्ट से आउटबाउंड पेमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक पूरा मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज नहीं हुआ हुआ। जिस तरह हम FBR का निज़ाम है, FBR से पेमेंट आपको रिसीव करनी हो या वापस आनी हो, एक पूरा उसका एक डिजिटल सिस्टम बन चुका है। देयर इज़ नो रीज़न व्हाई द कोर्ट शुड नॉट ऑल्सो हैव दिस सिस्टम। फिर इसके बाद जो केस का डिसीजन प्रोसेस है, इट इज़ स्टिल मैनुअली। ऑफ कोर्स कोर्ट्स के जजेस के साथ क्लर्क्स होते हैं या किसी बड़े केसेस में सीनियर वकीलों का एमिकस क्यूरे के तौर पर लाया जाता है। एक मैनुअल प्रोसेस के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के बैक एंड फोर्थ के साथ वेरीफाई किया जाता है, एविडेंस को वेरीफाई किया जाता है। ओल्ड केसेस का जो रेफरिंग मैकेनिज़्म है, इसको भी अभी तक वेरीफाई मैनुअली किया जाता है कि कौन से केस का प्रेसिडेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड अगर आप देखें तो ये 5 के 5 प्रोसेसेस जो हैं ये आर ब्रोकन, बट थैंकफुली एवरी सिंगल वन ऑफ दीज स्टेप्स can be fixed with technology. But before we get to that, we'll tell you a little bit about Jazz. Jazz पाकिस्तान की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है जो अपनी कनेक्टिविटी सर्विसेज के थ्रू पाकिस्तान को डिजिटाइज करने में हेल्प करी है। इनका फाइनेंशियल आर्म जैज कैश पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मोस्ट यूज वॉलेट है, जिससे लाखों लोग पीयर टू पीयर पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट्स वगैरह करते हैं। इनके जो नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग माइक्रो इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ये पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन को मजीद हेल्प करें। थैंक यू जैज for supporting Pakistan and counting. Now coming back के इन तमाम 5 प्रोसेसेस के solutions क्या हैं, तो let's start with filing. Filing के लिए in very simple terms we need an online portal जहाँ पर आप खुद या आपके वकील आपके बिहाफ पर आपका केस फाइल कर सकें। इसकी नादरा से सिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है उसकी नादरा के थ्रू कनेक्टिविटी होनी चाहिए। OTP आना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए कि ख्वाह आप ही हैं, आपने केस फाइल किया, या अगर आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है तो आपको उसकी थ्रू भी नोटिफिकेशन आनी चाहिए। एंड एट दिस इनिशियल स्टेज जिस वक्त फाइलिंग स्टार्ट हो रही है तो एक केस की डिजिटल फाइल जनरेट होनी चाहिए। केस का एक यूनिक QR कोड इशू हो जाना चाहिए जो कि उसके थ्रू कोर्ट और दोनों लॉयर्स और दोनों पार्टीज़ पोर्टल पे उस QR के ज़रिए स्कैन करके लॉगिन कर सकें एंड अपने केस डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकें। इसके साथ साथ जो भी कोई फ़ीस होती हैं, ऑल ऑफ दिस शुड ऑल्सो बी पेड डिजिटली एंड थ्रू दिस पोर्टल। सिंगापुर का लिटिगेशन सिस्टम है, 90% केसेस उसी पे फाइल होते हैं। एस्टोनिया जैसे छोटे मुल्कों में भी ज़बरदस्त किस्म के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं और वो ऑलरेडी फुली सिंक्ड हैं पुलिस के सिस्टम्स के साथ, फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी डिजिटल कोर्ट्स का निज़ाम है। आपकी जो फाइलिंग वगैरह है वो डिजिटाइज होती है और हर चीज़ आपकी ID से मैप्ड होती है। सेकेंडली हम आते हैं एविडेंस पे। पहले तो एज आई सेड कि देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिजिटल एंड फिजिकल एविडेंस। अब डिजिटल एविडेंस किस में चाहिए होता है? मिसाल के तौर पे बैंकिंग का कोई केस है, प्रॉपर्टी का कोई केस है, टैक्स का कोई केस है, फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, सोशल मीडिया रिलेटेड केसेस है। इसमें आपको कोई फिजिकल एविडेंस नहीं देना है। जो एविडेंस आपने देना है वो एसेंशियली डिजिटल ही है। इनफैक्ट आप डिजिटल चीज़ को लेकर प्रिंट आउट करके कोर्ट में जमा कराते हैं। तो जो केसेस फिजिकल एविडेंस रिक्वायर नहीं करते उसमें तो मैंडेटरी होना चाहिए कि फाइलिंग होगी ही सिर्फ ऑनलाइन। साथ साथ इसमें AI पावर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं AI आपसे उसकी सारी जो जांच पड़ताल है वो डिजिटली खुद कर ले पहले से ही। फिर इसके बाद जो फिज़िकल सबमिशन है इसके प्रोसेस को भी काफ़ी इंप्रूव किया जा सकता है। आप फिज़िकल एविडेंस के सबमिशन सेंटर्स बना सकते हैं विच आर वेयर हाउस लाइक फैसिलिटीज़, जहाँ पर आपका एविडेंस सबमिट होता है, उसकी पूरी फोटोग्राफी होती है, स्कैनिंग होती है एंड अगेन वो जो उसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड होता है फिजिकल एविडेंस का, उसको भी पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। अगेन द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू बिल्ड दिस। आप प्राइवेट सेक्टर को बिल्ड एंड ऑपरेट बेसिस पर ये बिजनेसेस बिड करने की इजाज़त दे सकते हैं और उसका क्राइटेरिया हाई होना चाहिए। जिस तरह हर कोई एरा वेरा बैंक नहीं खोल सकता कि इट्स अ पब्लिक ट्रस्ट बिजनेस, तो ये भी एक पब्लिक ट्रस्ट बिजनेस है। बट द कोर्ट whenever it requires it can ask for the physical evidence which can be transported to the court, but otherwise उस physical evidence की complete digital video, photographs, scans जो भी ज़रूरी है वो आपके पोर्टल में आ जानी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम स्केजुलिंग पे। अब स्केजुलिंग में वी ऑल यूज़ अ प्रोडक्ट लाइक कैलेंडली या गूगल का भी जो कैलेंडर का सिस्टम होता है उसमें आप एक पार्टी का कैलेंडर दूसरों को भेज दें, दूसरे खुद उसमें चूज़ कर लें, या अगर मल्टीपल पार्टीज़ को आप देना चाहते हैं एक फैसिलिटी कि वो मिल के अपनी
प्रेफरेंस डाल दें एंड देन उसमें से वो डिसाइड हो जाए कि फिर किस तारीख को सब पार्टी अवेलेबल है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ नीडेड। इट इज़ सच बेसिक टेक्नोलॉजी। तो होना ही चाहिए उसूली तौर पे कि कोर्ट की तरफ से एक ब्लॉक ऑफ टाइम आना चाहिए सारी पार्टीज़ के बाद कि जी मिसाल के तौर पे आपका जो केस है ये 3rd वीक ऑफ जुलाई में होगा। अब 3rd वीक ऑफ जुलाई में तमाम पार्टीज़ के पास ये नोटिफिकेशन आ जाए और वो अपनी प्रेफर्ड डेट और टाइम्स विद इन दैट वीक देते रहें एंड जब तक वो एक टाइम अग्री नहीं होता वो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली बैक एंड फोर्थ करे और लोगों से इसको कनेक्ट करे एंड पार्टीज़ पर आप ये ओनस डालें कि कोर्ट ने आपको एक ब्लॉक ऑफ टाइम दे दिया है, इस ब्लॉक ऑफ टाइम में आपने फैसला करना है। अगर उस ब्लॉक ऑफ टाइम में कोई भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा तो नेचुरली सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको फॉलोइंग वीक के लिए या प्रीवियस वीक के लिए मूव कर देगा। अब इस तरह के सिस्टम की तो जो इंटीग्रेशन है वो व्हाट्सएप में भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद जो रीस्केजुलिंग है दैट इज़ अ बिग इशू। तो रीस्केजुलिंग की भी ऑप्शन होनी चाहिए कि एक दफ़ा स्केजुलिंग हो गई है बट कोई एक पार्टी नहीं पहुंच सकती तो उसके पास टाइम होना चाहिए कि एटलीस्ट अ वीक बिफोर और 48 आवर्स बिफोर वो रीस्केजुलिंग की रिक्वेस्ट कर सके। बट अगेन एवरी टाइम वन पार्टी रीस्केजुल इसकी एक फ़ीस होनी चाहिए विच दे हैव टू पे बिकॉज वो बाकी सब के लिए इनकन्वीनियंस कॉज करिए। एंड देन एक रिमाइंडर सिस्टम होना चाहिए हेयरिंग से 48 आवर्स पहले, 24 आवर्स पहले, 12 आवर्स पहले। और ये सब अगेन व्हाट्सएप में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपका जो पोर्टल है, जो स्केजुलिंग पोर्टल है, इसकी एंड में सिंक हो सकती है व्हाट्सएप के साथ विद प्रॉपर डिजिटल सिक्योरिटी। और साथ साथ ये भी कैप्चर करना चाहिए जो आप आखिर में 24 आवर्स 48 आवर्स पहले आप देते हैं रिमाइंडर, तो ये भी पता चलना चाहिए कि कौन से जजेस या कौन से लॉयर्स लास्ट मिनट पर डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए शो अप नहीं करते एंड ये डेटा फिर कंपाइल होकर बार एसोसिएशंस के पास या जुडिशल कमीशंस के पास जाना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स इज़ द ई हेयरिंग कि ई हेयरिंग कैन रिजॉल्व अ लॉट ऑफ मैटर्स। और अब हायर जो कोर्ट्स हैं उसमें तो डिजिटल हेयरिंग शुरू हो गई है कुछ हद तक, बट इसेंशली हमें तमाम के तमाम जो कोर्ट्स हैं उनको इंटरनेट इनेबल करना पड़ेगा और हर जज का जो चेंबर है उसमें आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। 4000 जजेस हैं, 4000 चेंबर्स होंगे, उनके आप जो क्लर्क्स वगैरह हैं उनको भी शामिल कर लें, मैक्सिमम 5000 फैसिलिटीज़ होंगी। दिस इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। फिर इसके साथ साथ एक और आइडिया जिस पे काम किया जा सकता है दैट इज़ टू बिल्ड ई कोर्ट फैसिलिटीज़। ये ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कि हर शहर में होनी चाहिए। दे शुड बी लाइक अ कोवर्किंग स्पेस जिसमें मल्टीपल मीटिंग रूम्स हों। हर मीटिंग रूम जो है उसमें आप जाकर फुली किटअप हो योर मीटिंग रूम विद स्क्रीन्स विद कैमराज एंड सिटीज़न जो है वो अपना नादरा का NIC स्वाइप करके अपना बायोमेट्रिक लगाकर डिजिटल पेमेंट करके जाकर यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। सो यू कुड बी इन एनी सिटी बट इफ़ यू आर इन वन ऑफ दीज प्रेमिसेस यू आर ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट ऑफिशियली। एंड अगेन इस प्रेमिसेस को हुकूमत पाकिस्तान को बनाने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को एक पैसा भी खर्च नहीं करना। इसका भी टेंडर इशू किया जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर आए, इन ई कोर्ट फैसिलिटीज़ को बिल्ड करें एंड एवरी टाइम अ सिटीजन और अ प्लेंटिफ और अ डिफेंडेंट गोज एंड यूजेस दीज फैसिलिटीज़ आप जाकर उसकी एक पेमेंट दें। तो आप 4000 जजेस को इनेबल कर देंगे, आप तमाम कोर्ट्स को इनेबल कर देंगे और अगर आप इस तरह के कोई 10,000 के करीब मीटिंग रूम्स पूरे मुल्क में बना लेते हैं तो आप इमेजिन करें कि इससे कितनी सेविंग होगी, स्पेशली गरीबों को जिनको हर हेयरिंग के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, ओवरनाइट रहना पड़ता है, कितना खर्चा करना पड़ता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक टेक। सारी दुनिया जो है वो अब डिजिटल इकोनॉमी के साथ चल रही है। पाकिस्तान इटसेल्फ में लाखों के लाखों फ्रीलांसर्स हैं जो इसी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। तो अगर ये 15-20 हज़ार स्क्रीन्स हैं, 15-20 हज़ार कैमराज हैं, 15-20 हज़ार रूम्स हैं जो कि इंटरनेट इनेबल्ड हैं, दिस इज़ वेरी 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 बेसिक टेक्नोलॉजी। और इसके ऊपर जो IT सिक्योरिटी की लेयर है, डेटा प्रोटेक्शन की लेयर्स हैं, वो भी बेतहाशा सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। फिर अगेन हम आ जाते हैं वापस एविडेंस पर कि एविडेंस के प्रोसेस को कैसे सॉल्व किया जाए। एंड इस पर मैं ज़्यादा जो नॉन फिजिकल एविडेंस है उस पर बात करना चाहूँगा। फर्स्टली कोर्ट के सिस्टम की API इंटीग्रेशन होनी चाहिए नादरा के साथ, बैंक्स के साथ, FBR के साथ, SCCP के साथ, लैंड रिकॉर्ड्स के साथ, फिर जो कंटोनमेंट्स में फैमिली डेटा होता है। क्योंकि जब आप एविडेंस पहले जमा कराते हैं पहले तो उस एविडेंस की जांच पड़ताल में इतना टाइम लग जाता है। एन AI सिस्टम कैन लिटरली से कि अच्छा किसी ने अगर ये स्टेटमेंट जमा कराया तो वो बैंक की API को कॉल कर सकता है एंड वो बैंक का API उसको कंफर्म या डिनाई कर सकता है कि इज़ दिस करेक्ट और नॉट करेक्ट। सिमिलरली अगर कोई टैक्स का डॉक्यूमेंट है,
सिमिलरली अगर कोई एक डेट्स का ट्रेल दे रहा है, इट शुड बी एबल टू गो एंड क्वेरी द एफपीआर सिस्टम, एंड इसकी एक कॉस्ट होनी चाहिए। तो सिमिलरली जिस तरह केस में और इतनी फ्रिवलेस कॉस्ट होती है, ये बहुत छोटी पर एपीआई कॉस्ट हो सकती है। अच्छा, फिर इसमें नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन पुल हम कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सकता है। तो इनिशियल जब भी आप सबमिट करें डॉक्यूमेंट्स फॉर अ केस दैट इज़ नॉट रिक्वायरिंग फिजिकल एविडेंस, तो इनिशियल जो स्क्रूटनी है वो सिर्फ एआई के थ्रू होनी चाहिए, एंड एआई की बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट्स को दूसरे डिपार्टमेंट से सिंक करके वेरीफाई करें या रिजेक्ट करें। और उसके बाद अगर कोई लिस्ट ऑफ क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस है या फिर लिस्ट ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स है, दैट द एआई कैन सिंपली जनरेट। दिस टेक्नोलॉजी already exists, it is very cheap, and at every passing day more and more legal organizations and legal systems around the world are using it, और ये दिन ब दिन सस्ती भी होती जा रही है। फिर इसके साथ साथ ये कि जो ही जब एविडेंस की जांच पड़ताल कंप्लीट हो जाए और वो एडमिट हो जाए डिजिटली, तो उसकी अवेलेबिलिटी पोर्टल में हो जानी चाहिए, और जो उस केस से मुताल्लिका लोग हैं उनके पास वो पोर्टल में अवेलेबल हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर जो डिसीजन मेकिंग है, इसमें भी अब एआई बहुत आगे जा चुका है। अब दुनिया भर में एआई जजेस को और लॉयर्स को असिस्ट कर रहा है। लॉयर फर्म्स तो ऑलरेडी एआई इस्तेमाल करके अपनी केस डॉक्यूमेंट्स की प्रेप कर रही हैं। जब नोटिस रिसीव होता है तो उसको वो एआई में डालकर देख रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पर दूसरी पार्टी ने केस किया है, एंड उसके हिसाब से वो उसका आंसर प्रिपेयर करें। सो पहले तो होना चाहिए कि जब केस आए जजेस के पास, तो जजेस की जो टीम है दे शुड बी एआई इनेबल्ड, के पार्टीज़ अपनी लाइन ऑफ जो डिफेंस है या जो उनका लाइन ऑफ केस है उसको डिजिटली सबमिट करें, ताकि पहले ही एआई शुड हैव रेड द 2 लाइन्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, द एआई शुड हैव प्रेजेंटेड द जज विद अ बेसिक क्रिस्प ब्रीफ, एंड ये कि जो जज की टीम है वो तमाम जो पास्ट कॉमन लॉ के केसेस हैं उसके अगेंस्ट जो प्रेसिडेंसेस कोट किए गए हैं उनको चेक किया जा सके। तो इसेंशली जो जजेस का और जजेस की टीम का काम होता है, आज वो 80 से 90% काम पहले ही एआई के साथ हो सकता है। तो बिफोर इवन द हियरिंग टेक्स प्लेस, all of this is done, and the judges and the teams of judges can put all of this together, and उसके ऊपर जो फिर ह्यूमन टच है और फिर जो जजेस का एक्सपीरियंस है वो आ जाता है विदाउट ऑल द कम्बरसम वर्क। एंड इनफैक्ट आप एक नेशनल टीम बना सकते हैं कि 4000 जजेस हैं, यू कैन हैव अ सेंट्रलाइज टीम जिसमें यंग क्लर्क्स हों जो कि एआई के ज़रिए एम्पावर्ड हों, उनके पास तमाम टूल्स हों। ये एक बड़े सेंटर्स हो सकते हैं या रिमोटली लोग काम कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यंग लॉयर्स टू वर्क एज क्लर्क्स फॉर दीज जजेस, ताकि इन जजेस को हम अगर बैकएंड से ही यंग लॉयर्स प्लस एआई के तहत सपोर्ट करेंगे तो जो प्रेपरेशन है, जो डिसीजन मेकिंग का टाइम है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। एंड जो ही फिर इसके बाद डिसीजंस हों तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली डिजिटली टाइम स्टैम्प हो जाते हैं, ताकि ये कोई ना कहे कि ये बाद में डिसीजन को बदल दिया गया। एंड अगेन वंस द डिसीजन इज़ डन एंड वंस द जजमेंट हैज़ बीन मेड, then this can become public on the portal। जब तक केस चल रहा होता है, पार्टीज अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करा रही होती है, for my understanding it is largely private, लेकिन once a case is done and once the precedent is established it could move to the portal। आप इमेजिन करें अगर ये पाँचों के पाँचों स्टेप्स को हम डिजिटाइज कर लें तो जो केसेस साल चलते हैं वो महीनों में रिजॉल्व हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे वो केसेस जिनमें फ़िज़िकल एविडेंस दरकार नहीं है, ये मैक्सिमम 2 हेयरिंग्स की मार हो सकते हैं। और इमेजिन करेंगे अगर ये 2 हेयरिंग्स भी 2 डिजिटल हेयरिंग्स हों, बैंक्स के केसेस, डिवोर्स के केसेस, रियल एस्टेट के केसेस, कंपनी लॉ के केसेस, दीज कैन लिटरली बी सॉल्व इन अ मैटर ऑफ वीक्स। रूल ऑफ लॉ, फेयर एंड क्विक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस एक की इंग्रेडिएंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आप देख सकते हैं कि नॉट गोइंग टू फार बैक, जस्ट इन द 90s पोलैंड, वियतनाम, जॉर्जिया, इन मुल्कों ने अपने जुडिशल सिस्टम्स को इम्प्रूव किया। सब्सिक्वेंट डेकेड में इनकी सीधी इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट आई। बट इवन कंट्रीज विच आर ऑलरेडी डूइंग वेल, यानी कि सिंगापुर ने 90s में अपने कोर्ट के सिस्टम्स को और स्ट्रॉन्ग किया और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया, और चाइना ने 2014 ऑनवर्ड्स अपने जुडिशल सिस्टम को इम्प्रूव किया, एंड दे ऑल सॉ अ मैसिव इंक्रीज इन देयर इकोनॉमिक आउटपुट्स। हर वो टेक्नोलॉजी जो इन 5 प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए चाहिए वो दुनिया भर में अवेलेबल है और वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। दैट इज़ वेरी बेसिक टेक्नोलॉजी, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि दुनिया भर में भी जो लीगल टेक इस्तेमाल हो रही है उसमें से बहुत सारी पाकिस्तान में ही कोड हो रही है। दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट हैंगिंग डिजिटाइजेशन फ्रूट्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन यूज़। ऑल द टैलेंट नीडेड
टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो टैलेंट इस मुल्क में, पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वील हैंड ओवर हियर, थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, क्या आपने, आपकी फैमिली ने कोई केस झेला है, किसी केस के थ्रू गुजरे हैं, एंड इफ सो कितना टाइम लगा आपके केस को रिजॉल्व होने में, कितनी हेयरिंग लगी, और ये जो प्रोसेसेस हमने बताए इसके अलावा और आपने क्या ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है विच यू थिंक कैन बी फिक्स विद टेक्नोलॉजी? जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, एंड प्लीज़ जॉइन आवर कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग।